बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। अगर हम देखें इस पूरे वीक को, क्योंकि हम वीकेंड पे आ गए हैं, सैटरडे नाइट में हम मौजूद हैं, तो ये हफ्ता बहुत ही आम रहा। सबसे पहले तो करतारपुर राहदारी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिताह, और फिर 3000 के करीब जो हमारे सिख बरदरी के लोग तशरीफ़ लाए थे इंडिया से, उनका खैर ऑफिस से वापस जाना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी रही और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक अहम संग मील साबित हो सकता है। इस पर एक डिबेट है जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में इसको ज़रूर इस पर बात करेंगे। उसके दूसरी जानिब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 100 दिन की कारकर्दगी को जो है वो पेश किया। उसमें उनकी तकरीर जो है उस पर बड़ी बहस जारी है। जिन बातों पे होनी चाहिए थी उन पर डिबेट नहीं हो रही, दूसरी बातों पे डिबेट हो रही है, तो उस तरफ भी बढ़ेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी रही इस वीक में वो आइडियाज़ 2018 का जो कराची एक्सपो सेंटर में जो मुनक़िद हुई और बहुत ही ज़बरदस्त जो है बहुत कामयाब जो है ये 10th एडिशन रहा आइडियाज़ का, जिस पर हम तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको वेलकम कहते हैं। आप पार्लिमानी लीडर भी हैं सिंध असम्बली में PTI के, और उसके साथ साथ आप जनरल सेक्रेटरी हैं PTI सूबा सिंध के। कुछ और गेस्ट हमें अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, आपका भी वैसे फार्म हाउस है और आपने भी जो है वो भैंसें रखी हुई हैं और पोल्ट्री भी के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो आइडिया आपकी भी समझ में आ गया जो वज़ीर आज़म ने दिया है? अगर बिल गेट्स दे दे तो सब ठीक है, अगर इमरान खान दे तो बिल गेट्स ने तो पहले दिया था, उसमें चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। 2.5 साल पहले जी, जी। कोई पिछली सदी में नहीं दिया था। तो बात यह है कि वो तो बिल गेट्स ने अपने शौक का इजहार किया था। नहीं, मुझे जो है अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता तो चलें ये काम करता, अच्छा ये काम भी अच्छा है। बात यह है कि अगर हम बड़ों की बातें करें, हम मेफेयर के फ्लैट की बात करें, हम सिरे महल की बात करें, हम बड़ी बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें, खुसूसी जहाज़ों की बात करें, तो ठीक है। अगर हम 90% ये गरीब लोग हैं ना जी, जिनकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, जिनके लिए अगर उनके नाश्ते में घर के अंडे से नाश्ता बन जाता है तो शायद उनके लिए फ़ायदा है, बाहर से शायद वो ना खर्च कर सकते हो। और जिनके लिए आज हमारे पास हलाल मीट जो है वो हमारे पास नहीं है, चूँकि उस अंदाज से कोई समझाने वाला नहीं है, चलाने में लाइव स्टॉक के बड़े फॉर्म्स खुल जाते हैं, बताने वाला नहीं है। मतलब गरीब की बात करो तो ठीक नहीं है, ठीक है। बड़े की बात करो सबको समझ में आती है, अंग्रेजी में बात करो, उस स्टाइल में बात करो। बात यह है कि हमारा तो असल सुबाई मसला है, 18वीं तरमीम के वो सुबाई मसला है। क्या भूख प्यास अफलास जो सारी मिनिस्ट्रीज की बात है, सुबह की जो मसला है। नहीं बात ये वज़ीर आज़म के लेवल पे जो बात कह रहे हैं, वज़ीर आज़म के लेवल पे बात जचती नहीं है। जचती है, अच्छा यही वज़ीर आज़म यही जचता है। बड़े वज़ीर आज़म जच रहे थे ना, रवीन महल बन गया, जज गया, पता नहीं सिरे महल बन गए, जज गए, स्विस अकाउंट खुल गए, जज गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, जज गई। मतलब आज अगर कोई गरीब की बात करे, आम आदमी की बात करे कि हमने इनको फिशरीज को प्रमोट करना है, हमने लाइव स्टॉक को प्रमोट करना है, हमने गरीब आदमी आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लानी है, तो वो नहीं जचता। अगर बड़े प्लान दे दें, बड़े प्लान दे दें कि जी इस तरीके से एक्सपोर्ट होनी है, वो भी हो रहा है, लेकिन आम आदमी के ये फरमाएं कि ये जो वज़ीर आज़म जब चाइना गए, उन्होंने जब बात की और उसमें जो पाकिस्तान में माजी में जो बकौल उनकी जो करप्शन हुई है उसका जिक्र किया, यही बात उन्होंने जाके मलेशिया में की। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब ये आइडिया नहीं कर पा रहे कि किस जगह क्या बात करनी चाहिए। वो जो गुफ्तगू शायद वो अपने दोस्तों में या करीबी हलकों में करते होंगे, वो एक अलग बात होती है, और जो रोस्टम पे आके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए वज़ीर आज़म कैसे तकरीर करनी होती है वो एक डिफरेंट होती है। ये मुखालफिन बात कह रहे हैं, मेरी राय। मुखालफिन ने मुल्क को पहुंचा कहाँ दिया है? नहीं, पहले इस बात नहीं ये कहे ना कि वो सही जगह सही तकरीर कर रहे हैं, बिल्कुल सही तकरीर कर रहे हैं। वो चाइना में जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कर रहे हैं, चाइना में मैं भी चाइना 20 दिन अभी 20 रोज वफद के साथ 10 रोज होके आए हूं। आप लोगों ने भी ये बातें करी? हमने की बातें, हमने कहा पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। देखिए फॉरेन में जाके बात करेंगे कि माजी में लोग हमारे करप्ट थे, तो लोग कहेंगे कि यार ये भी करप्ट होंगे, ये इनकी बुराई कर रहे हैं, आगे इनकी बुराई करेंगे। नहीं, जरूरत क्या है, आप आगे की बात करें। नो, आगे की बात करेंगे। मतलब उन्होंने लूटा, हमें लूटने दो, हम भी लुटेरे आगे नहीं। हम बताएंगे कि पहले गलतियां थी, इंशाल्लाह अब नहीं होगा, अब नया पाकिस्तान है, उसमें ये सब कुछ नहीं होगा। देखिए ये रिजवान, हमें नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल में चलना पड़ेगा, नहीं तो उसी तरीके से नवाज शरीफ काम करे ना ट्रेडिशनल स्टाइल में। अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है, इंपॉर्टेंट चीज काम कर रहे हैं। 26 ममालिक से एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड,
और वहां से जितना मनी लॉन्ड्रिंग का बाहर पैसा है इंशाल्लाह वापस आएगा। वो भी तय नहीं है कि वो जो जायज पैसा है या नाजायज पैसा है, चल जाएगा। जायज पैसा भी हो सकता है, जायज टैक्स दे बताए, क्लियर करें ना, ट्रेल दे। अपनी दो चीजें हैं, या तो वाइट डिक्लेयर करे कैसे लेके गए हमारे पास से, मतलब है कि दुबई में जितना पैसा उठा के ले जाओ। मतलब आज डॉलर का जो हशर है, चोरी कर करके आप शिफ्ट करते रहे बाहर। अब आप कहते हैं कि जी डॉलर ऊपर चला गया। डॉलर का जो हशर है, इसका सारा इल्जाम तो पीटीआई की गवर्नमेंट पे आ रहा है, पिछली गवर्नमेंट पे थोड़ी आ रहा है कि जनाब आपने इसको बैलेंस, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहां से स्टार्ट हुआ था, 6 दफा बढ़ा था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, हर चीज स्टेबल होगी। एक दफा ये शुरू के झटके हैं, अल्लाह करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब कुछ अपने कदमों पे भी खड़े होते हैं ना, कुछ अपनी भी इंडस्ट्री लगाते हैं जहां लोगों को रोजगार मिले, चीजें मिले। जी वो आ रही है कल सुजुकी का एक और बहुत बड़ा प्लांट अफरीदी बरादरान लगा रहे हैं, 45,000 जॉब्स क्रिएट होने जा रही है उसके अंदर। आप मुतमईन हैं 100 डेज की कारकर्दगी से? मैं समझता हूँ कि हमारे 35 अहदाफ थे, 18 हमने मुकम्मल कर लिए। मुकम्मल नहीं कर लिए, मतलब आगे कदम बढ़ाया हम नहीं 18 की तरफ हम तकरीबन चल चुके हैं। अच्छा, 18 हमारे प्लान में। लाजमत 100 दिन में तो कुछ भी फाइनल तो नहीं होता ना यार। ठीक है, टाइम एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे। हाउसिंग स्टार्ट हो गई, कुछ और गेस्ट हैं वो भी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, तो उनको भी हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन हमारे साथ स्टूडियो में दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं तारुफ कराना चाहूँगा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार, उसके साथ साथ डायरेक्टर नैब भी रहे, जिनके साथ आपको वेलकम कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब सरदार हीरा सिंह साहब, और माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं। उसके साथ साथ आप चेयरमैन हैं गुरुद्वारा साहिब आरामबाग कराची के, प्रेसिडेंट हैं श्री गुरु नानक सत्संग सभा पाकिस्तान के। सर सही पढ़ा है मैंने? हैं बिल्कुल। अच्छा, कैसी तबीयत आपकी? ठीक ठाक है सरदार साहब? हम आपका इंतजार कर रहे थे, हमने कहा जब तक आप पहुंच रहे हैं प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम में कराची में आपको पता है, ये चारों दरवाजे बंद है। अच्छा, ये भी मैं आपकी वजह से पहुंचा हूँ। सर आपकी बहुत मोहब्बत, हम बहुत रास्ते आप तमाम मेहमानों शुक्रगुजार हैं कि आप स्टूडियो में मौजूद हैं। तो लास्ट वीक में अभी हलीम आदिल शेख साहब से हम बात कर रहे थे, तो हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से अब थोड़ा सा ज़रा हम इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की तरफ बढ़ते हैं। हलीम साहब, तो ये फरमाएं कि ये जो अभी करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और बड़ी तादाद में वहाँ से जो हर साल ही आते हैं हमारे सिख यात्री, तो वो भी बहुत खुश थे। आप पाकिस्तान में जो सिख हैं, ये कैसे खैर मकदम कर रहे हैं इस कोशिश को? दरअसल मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया करता हूँ कि पहल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने की है। ये करतारपुर साहब की एक तारीखी अहमियत है, क्योंकि बाबा गुरु नानक साहब के 21 साल 1521 से लेकर 18 साल 1521 से लेकर 1539 तक, जब तक इस दुनिया में वो समझो थे फाइनली अबाउट, वहाँ से 1539 करतारपुर साहब में हुए। अभी बीच में रावी है, इस तरफ करतारपुर साहब का गुरुद्वारा है, और रावी को उस तरफ डेरा बाबा नानक है जी। वो भी गुरुद्वारा गुरु नानक साहब की यादाश्त से है, क्योंकि उनके जो ससुराल वाले वो वहाँ पे रहते थे, पक्की खुई अपने रंधावा विलेज है। तो आमने सामने सिर्फ रावी बीच में है, और जब ये ऐसे साल आते थे, गुरु नानक साहब का जन्म होता था, यहाँ गुरु नानक साहब का फाइनली अबाउट जब दुनिया से वापस जा रहे थे, तो वहीं से दूरबीन लगा के हमारे सिख देखा करते थे हसरत भरी निगाहों से कि कब हमें जो है ना वहाँ जाना नसीब होगा। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का फासला है जो है ना, तो ये जो है ना हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा उसने इक़दाम किया है। सर इक़दाम तो किया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बात की जा रही है अगले साल की, कि अगले साल से ये सिलसिला जो है शुरू होगा। तो ये साल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ताल्लुकात हैं वो, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ खोलने का मतलब एक बॉर्डर एक तरफ से तो खुलता नहीं है, बॉर्डर तो दोनों तरफ से खुलेगा तो खुलेगा ना। अब जिस तरह से इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि दरवाजे दोनों तरफ खुलें, तो सिख बरादरी के लिए दरवाजे खुलेंगे। ये नहीं, अगर ये नहीं भी खोलना चाहते हैं ना आगे से, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि 550 साल होंगे बर्थडे ऑफ बाबा गुरु नानक के, और 550 साल इंटरनेशनल सिख कम्युनिटीज़ को मनाएगी, और यहाँ करतारपुर साहब आना चाहेगी जी। तो या तो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी का गम और गुस्सा या तो बर्दाश्त करना झेलना पड़ेगा। और से भी एक तादाद कितनी है, जरा तादाद पे से? इंडिया में तकरीबन 12 करोड़ सिख हैं, तकरीबन जो है 10 करोड़ है, अभी 12 करोड़ जो है आगे पीछे बढ़ा के बता रहे हैं। और पाकिस्तान में ये तादाद, पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लाख से ज्यादा है। अभी मैंने सेंसस पिटीशन दाखिल की थी मैंने
हाई कोर्ट में। ठीक है, और अगर हम बात करें ओवरऑल, क्योंकि यूके से भी इस दफा लोग आए, अमेरिका से भी आए, यूके, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये हर जगह। और आपको एक अहम बात बताऊं कि 2020 में एक खालिस्तान के लिए एक रेफरेंडम होने जा रहा है जी। तो अब अगर ये जो है रास्ता नहीं खुलता करतारपुर साहब का, पहले तो इससे कि नाराज हो जाएंगे, और दूसरा इलेक्शन में मोदी को वोट भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि 2020 में तो ये समझो कि ये जो रेफरेंडम ये जीत जाएंगे सिख लोग 2020 में जो होने वाला है। तो ये भी एक तशवीश पाई जाती है, बड़ी तशवीश है, ये परेशान हो गई है। ठीक है, ये जो है ना ये पूरा तो गोपाल चावला के मिलने से इतना नाराज क्यों हो रहे हैं वो यहाँ पे? गोपाल चावला अच्छा आदमी, वो बेचारा कुछ भी नहीं है, खामखा उसको कोई टेररिस्ट नहीं है, वो अपना धर्मी काम कर रहा है। अच्छा, वो सिर्फ वो जो है ना खत्म कुरान जैसे होता है ना, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब के पाठ पढ़ के देता है लोगों को। उसने एक पंजाबी संगत बनाई हुई है, वहाँ पे एक कमरा बेचारे को मिला हुआ है गुरुद्वारों में, जो है ना उसका कुछ नहीं। मैंने उसका घर भी देखा है, 10 लाख से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। अगर इतना बड़ा टेररिस्ट होता तो उसके पास। अच्छा, आप जैसे वहाँ से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप कितनी बार वहाँ जा चुके हैं? इंडिया में कई बार जा चुके हैं? मैं तो नहीं जा सका, अभी तक नहीं जा सके आप, क्योंकि मेरी एक प्रीस्ट्री है कि मैं नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ दोबारा तशरीफ लाएंगे। सर ये जो बात एक तरफ ये भी हो रही है कि जनाब आप जो है वो दोस्ती के लिए मरे जा रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि जनाब अमन होगा तो खुशहाली आएगी, अमन होगा तो सारी चीज़ें होंगी, और वहाँ से जवाब आपके सामने जो आ रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं और दावतनामे के जवाब में आ रहा है कि जनाब हमारी दहशतगर्दी बंद करो। हालांकि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा सबूत तो हमारे पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, हम वो सबूत गिनवा नहीं रहे। ठीक है ना, हम ना उनके जासूस की बात कर रहे हैं, ना हम जो बलूचिस्तान में होता रहा, जो कराची में होता रहा, हम वो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों मर रहे हैं हम दोस्ती के लिए? सर नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, पाकिस्तान ने ज़ाहिर एक मैसेज दिया है, खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि जी हम अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, और हम आप अगर एक स्टेप लेंगे हम 2 स्टेप लेंगे, और ये दुनिया को पैगाम दिया है, और जिसमें मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बहुत हद तक कामयाब भी हुई है, और इंडिया इज़ गॉन इन द बैक फुट। यही वजह है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। इशू ये है कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जो और तो मुज़ाकरात पे आते नहीं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कहीं आप देख लें जितनी जंगें हुई हैं, अल्टीमेटली यू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक इट आउट, तो वो बात है। लेकिन उनको हजम नहीं होता कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कामयाबी की है, ख़ास तौर पर वॉर ऑन टेरर के अंदर, फिर पूरे अफगानिस्तान में जो 51 कंट्रीज़ की ट्रुप्स या अमेरिकन नहीं कुछ कर सके, पाकिस्तान ने प्रोफेशनल तरीके से अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। साथ ही साथ जो करतारपुर बॉर्डर की बात हुई है, तो ये भी एक इनिशिएटिव था। अब प्रॉब्लम इंडिया डायलेमा में आ गया। इशू ये है कि अगर इंडिया अलाउ नहीं करता जी, तो उनके लिए बहुत बड़ी 12 करोड़ के करीब सिख पॉपुलेशन है। इनका अगला इलेक्शन नजर आ रहा है, इलेक्शन के लिए ये सब कुछ एंटी पाकिस्तान और एंटी आईवोज माइनॉरिटी, जिसमें क्रिश्चियन, सिख, मुसलमान सबके खिलाफ वो वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। और कश्मीर आपके सामने अभी देखें, 2 दिन पहले बच्चों को सीधे आंखें ब्लाइंड कर दी उनको पैलेट गन से, वो नजर आया। तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो ये नहीं खोलते तो पूरी सिख कम्युनिटी में अगले इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिलता। मुझे अभी भी डाउट है कि इलेक्शन है मेरे ख्याल में मई के अंदर नेक्स्ट ईयर, ये इलेक्शन से वोट लेने के बाद, और है उनका आगे ये इन दिनों में आएगा वो जो है जन्मदिन है 550वां, तो उससे पहले ये बंद कर, ये इसको नहीं चलाएंगे। मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी को एक डिमांड करनी चाहिए कि ये कंप्लीट कॉरिडोर जो उधर से आना है बाबा गुरु नानक से हमारे नारावाल के बॉर्डर तक, रावी तक, ये मई से पहले तैयार करें, वरना इनको ये फिर रह जाएंगे। ठीक है, और ये एक बहुत ज़रूरी है इनके लिए करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की है वो तो पूरी करेंगे और हर हालत में करेंगे। हमें अपनी हमदर्दी भी है, हमारे एक तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं एक दूसरे के लिए, अच्छे हैं, नेक तमन्नाएँ भी हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। सर ये जो आप माशाल्लाह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ब्रिगेडियर आप रिटायर हुए, फिर नैब, मतलब हमें जो रिजर्वेशंस रही माजी में, यानी बेनज़ीर साहिबा ने भी कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, लेकिन हमारी जो अफवाज थी उसे एक रिजर्वेशन रही कि जनाब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ठीक नहीं है ये बॉर्डर खोलना या तादाद को बढ़ाना वहाँ से यात्रियों के आने में, इसमें उनके एजेंट्स भी आ सकते हैं, बेस बदल के भी लोग आ सकते हैं जो हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है, सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं। तो ये सारे मामला जो हैं अब ये ख़त्म हो गए हैं, मतलब हम ये नहीं सोच रहे। नहीं देखें, अब थिंकिंग है ना, अभी बेसिकली बात ये है कि अब आपने देखा कि वाई चीफ आर्मी स्टाफ had gone with the Prime Minister of Pakistan. एक मैसेज देना ये था कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, वी वांट कि इंडिया ने जो एक प्रोपेगेंडा डाला हुआ कि फौज ताल्लुकात अच्छे नहीं करने देती, फौज जो है वो सिविल गवर्नमेंट को तंग करती है, उनको इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं करने देती। तो मेरे ख्याल में जब प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ आर्मी स्टाफ गए हैं तो दुनिया में ये मैसेज चला कि इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत
और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सब एक पेज के ऊपर हैं। ठीक है, तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है, खास तौर पर जमहूरियत। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब ये फरमाएं कि प्राइम मिनिस्टर ने जब इंडियन जर्नलिस्ट से मुलाकात की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब हम एक जो है जमहूरी मुल्क है हमारा, और हमारी भी अपोजिशन और सामने मौजूद है, और हम जो है वो अमन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से जवाब जो आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग जो हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि हम कोई बहुत ज़्यादा ही हमने नज़रें बिछा दी हैं, और हम कोई भी उनकी तरफ से जो दहशतगर्दी होती रही है, उनकी तरफ से जो हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, हम किसी भी जवाब के उनके उस सवाल के जवाब में वो बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोहब्बत की बात करे जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने देख लिया कि जो भी हुआ इस अंदाज से जो पिछले दिनों दहशतगर्दी की एक जमात ने, आपने देख लिया हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। ठीक है ना। उस दिन बड़ी वार्ड उसके अंदर उन्होंने एंगल में बात की कि हम कश्मीर जो है वो हमारा इशू है जी, और कश्मीर के इशू की वजह से सारे इश्यूज हमारे हैं, उसको सेटल किए बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जितना मैसेज वहाँ देना चाहिए था वो दिया उसके अंदर, और खुशी का मौका था। और इनसे क्या था, वो तुम्हारे सिख भाई आए हुए थे ना, उनसे बैठ के हमने क्या बातचीत करनी थी, वो तो हमने तो उनके लिए दिल खोल दिया है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जप्फी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डाली है उनको। मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जो है जो बात करते हैं वो उसको इंशाल्लाह करके रहते हैं, और ये नहीं हुआ कोई यूटर्न नहीं लेते, करके रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अपना तरीकाकार हमारा अपना। दूसरी बात, वहां जाके हमारी कोई खुफिया डील नहीं है, कोई सचिन जंदाल उम्मीद रखिए कि इसमें यूटर्न नहीं होगा। यूटर्न अगर तो बड़े लीडर नहीं बनेंगे, यूटर्न तो बड़े लीडर की निशानी है जी। अगर किसी स्टेज पर जाके हमने देखा कि चीजें गलत हो रही हैं, यूटर्न करेंगे इसमें। तो किसने कह दिया? इतने सारे जो है हमारे सिख बिरादरी के लोग हैं, नहीं अल्लाह ना करे, इनके साथ भी कहीं गलत करने की कोशिश की गई, हम यूटर्न लेके दूसरा, लेकिन हमने पहुंचेंगे जरूर सही। ये नहीं है कि अगर एक तरफ अभी रास्ता ये जुमला तो नहीं आना चाहिए कि इस मामले में हम यूटर्न लेंगे। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ आपको, हमें जाना है नुमाइश, रास्ते में एक रास्ता बंद है, हम वापस आके नुमाइश पहुंचना है हमने इंशाल्लाह। ये नहीं कि कहीं रुकावट आ गई तो खड़े हो गए, नो, हर रुकावट को हमें अबूर करना पड़े। यूटर्न से मुराद होती है कि मंजिल चेंज हो गई। नहीं, वो जो आप नुमाइश जाना है तो राइट या लेफ्ट होते हैं, आप पलट कर झपट कर पलटना, यही इसका इंशाल्लाह जो हमने तय किया वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने राहदारी खोली है इंशाल्लाह ये खुलती रहेगी, और इसमें हमारी नीयत साहब 70 साल से नहीं हुई ना, कैसे होगी 3 महीने के अंदर? इसके लिए विल चाहिए होती है, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। हमने इनके साथ, इनकी जो हमारे सिख भाई जो बॉर्डर के उस तरफ थे, देखिए हम सब इंसान तो है ना। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मैसेज दिया इमरान खान। ये बड़े काम बड़ा लीडर कर सकता है, डरपोक नहीं कर रहा होता। बात यह कि जिसके जाती मरासिम हो, जिसकी जंदाल के साथ फैक्ट्रीज लगी हुई हो, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो लोहे का, वो तो कहेगा कि नहीं मोदी नाराज ना हो जाए। बात यह है कि अच्छा, ये एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर यही सारे काम नवाज शरीफ करते तो क्या, यही सारे काम अगर करते तो तौफीक अल्लाह ने नहीं दी उनको, अगर करते तो आते उन पर देखें दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, दिल बिछाया हुआ इन्होंने, बात कर लेते ना। 88 में 90 में रहे, उसके बाद 97 में रहे, उसके बाद अब रहे, कर लेते। कोई अच्छा काम उन्होंने ना किया था, ना करना था, ना वो कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए ये इस किस्म की जो मैं समझता हूँ कि वो काम जो आसान नहीं है, मुश्किल फैसले इमरान खान लेंगे, और सिर्फ अपनी नहीं, उधर भी अगर कोई कौम है, मैं अगर आपकी गेस्ट आपकी इजाजत के साथ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा जो बड़े दिनों से दिल में रखी हुई है, और मुख्तलिफ जब मुल्क से बाहर में कहीं इंटरनेशनल फोरम पे जाता हूँ वहाँ तो मैंने की है, कभी मीडिया पे नहीं कह सका कि भाई जब हमारे 2018 के इलेक्शन हुए तो जहाँ हमारी जो बड़ी पार्टीज़ हैं, खासतौर 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, PTI है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इसके यानी इन्होंने कितनी सीटें ली, इसके साथ साथ वो हाफिज़ सईद का भी दिखाते रहे कि हाफिज़ सईद ने कितनी सीटें ली, जो कि आखिर तक 0 ही रहा, ठीक है, लेकिन वो दिखाते रहे कि जनाब ये भी इलेक्शन के अंदर जो है मौजूद हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई जिसको आप पाकिस्तान में इंतहा पसंद समझते हैं उसे तो पाकिस्तानी कोई वोट नहीं देते, लेकिन जिसे हम इंतहा पसंद समझते हैं उसको आपने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, तो इंतहा पसंद कौन है? हुआ फिर इंतहा पसंद ज़ाहिर है इंडिया के दहशतगर्द जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, जिसको अमेरिका और बरतानिया वीज़ा नहीं देते थे, जिन्होंने गुजरात में जो कुछ किया है, एक्सेप्ट किया, बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, खुद उन्होंने वहाँ जाके बात की है। ऐसे टेररिस्ट को जब और वो फिर हिंदू RSS विंग का जो है वो उसका लीडर है, ठीक है, ऐसे इंसान जब आएगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेगा तो वो कत्लो गारत करेगा, वो मुसलमानों का तो दुश्मन है, और कश्मीर में जो कर रहा है,
और ख़ास तौर तो इस, और फिर वहाँ माइनॉरिटी का सिख बरादरी को देख लें, आप क्रिश्चियन को देख लें, सबके साथ वो कर रहा है। वो उसका एक हिंदुत्व का जो एक उनका है ना मोटो, उसके ऊपर वो चल रहा है। वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। और आप ये देखेंगे उनके इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बना दें। अब जो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप भी अपने मुल्क में तो सेकुलरिज्म लेकर आए, आप अपने मुल्क में हिंदुओं को क्या कर रहे हैं, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, जिस तरीके से मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये टाइम है जो हमने जो कुछ स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, लेकिन इंडिया का मकरूज चेहरा जो है ना वो अब हमारी गोद, आई एम श्योर के फॉरेन ऑफिस भी, उसके बाद ये मिल के, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और कश्मीर कमेटी अगर अच्छी फॉर्मुलेट की जाए तो ये अब दुनिया में डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से बताएं कि जो इंडिया क्या पाकिस्तान में कर रहा है। गुलबशन यादेव के एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, मैं अजमल कसाब का आपके सामने जो जो उसका वो, लेकिन सर हमने हाईलाइट नहीं कर पा रहे अजमल कसाब का जो मिसाइल है जहाँ से निकला है, तो वो क्या वजह है कि जो हाईलाइट होना चाहिए था वो नहीं हो सका? नहीं, अब ये कर रहे हैं और इसीलिए ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इज वर्किंग इसको करने के लिए, इसीलिए वो आपको ना डोजियर दे रहे थे। हमारी टीम ज्यादा दोस्ती की बातें कर रहे हैं तो उसमें वो जो उनका अपना चेहरा है जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे। मैं नहीं समझता, आप जो समझ रहे जिसको आप दोस्ती समझ रहे हैं, दोस्ती इश्यूज के ऊपर होगी, ऐसी कोई दोस्ती नहीं है। बात है कि अगर हमने सिख अपने भाइयों के लिए अगर खोल दिया तो इंडिया से दोस्ती नहीं हो गई ना जी। हमें इंडिया की दोस्ती नहीं है, कम्युनिटी है, उनका हक था। और देखिए ये किसी की भी मतलब मैं समझता हूँ कि उनके चेहरों पे जो खुशियां थी उस दिन उनके लिए, और हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक हमने एक कामयाबी हासिल की है। आज नहीं 10 करोड़ लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए मस्बत जज्बात उनके आगे, हमारे बॉर्डर के साथ यही लोग बैठे हुए हैं, यही अगर खड़े हो जाते थे फिर ठीक है। मैं सिद्धार्थ साहब की तरफ आता हूँ, ये जरा फरमाएं कुछ कि जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जब इंडियन फनकार आते हैं, बहुत सारे फनकार और राइटर्स आते रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे पास जो है फनकार मौजूद थे, उससे पहले भी थे, थिएटर हो रहे हैं यहाँ पे, हम दिल बिछा देते हैं, हम जो है वो उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम कहते हैं। वहाँ सूरत हाल ये हुई कि वहाँ हमारे फनकार जो वहाँ की मूवीज़ में काम कर रहे थे तो उनको वो मूवीज़ में से उनके रोल को माइनस करना पड़ा प्रोड्यूसर्स को, वहाँ पर ऐसा एहतजाज हुआ और फिर वो रोल छोड़ के यहाँ पे आए। हमारे सिंगर्स के जो कॉन्सर्ट्स थे वो कैंसिल हुए और उन्हें फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ा, यानी दिल तंग नज़री का मुजाहरा किया। पीछे लग गए हैं जी। अभी आप ये फरमाइए जो रोल है इंडियन मीडिया का कि वो इस खूबसूरत अमल को भी जिस तरह नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है, इस पर जरा आप कुछ फरमाएं। आप भी इंडियन मीडिया देख रहे होंगे। असल में जब इंडिया में हालात ख़राब होते हैं, चाहे वो अंदरूनी तौर पर, जो वहाँ पे भी तो बहुत सी तहरीकें चल रही है ना जी। ये नहीं कि खालिस्तान की तहरीक है, कश्मीर की तहरीक है, बोडोस की तहरीक है, बहुत सी और जो है ना तहरीकें चल रही हैं। तो वहाँ जब अनरेस्ट होता है तो फिर ये सीधा जिम्मेवारी पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं कि ये आए थे, इनकी एजेंसियाँ आई थी, उन्होंने ये किया है। फिर उनको जो है ना कोई चीज़ पाकिस्तान की अच्छी नहीं लगती, चाहे वो फनकार ही हो। हालांकि बात ये है कि भाई चलो ये सियासी जमातों का मसला है ना कि उन्हें जो भी है कि पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना है या जो भी करना है पाकिस्तानी मुखालफत पे, ये मीडिया का क्या मसला है आपके? भाई ये है कि वो सारे जो है ना इंडियन मिल जाते हैं। जब ऐसा कोई मसला होता है ना, हम पाकिस्तानी नहीं मिलते हैं, जब पाकिस्तान का ऐसा कोई इशू होता है ना तो हम लोग फिर इधर उधर भी हो जाते हैं, 19-20 भी कर देते हैं। लेकिन वहाँ वो जो है ना सारे जो है ना वो इंडियन ही जो है बन जाते हैं, फिर मीडिया भी उनकी हो जाती है सारी। ये जो आपके अभी जो 3000 के करीब लोग सिख यात्री यहाँ पे पाकिस्तान आए, आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई होगी, तबादला ख्याल हुआ होगा, वो इस अमल को कैसे देख रहे हैं? मकसद वहाँ से नफरत आ रही है, यहाँ से मोहब्बत जा रही है, और वो वहाँ रहते हैं, उस नफरत की वादी में रहते हैं जहाँ से ये आवाज़ें उठ रही हैं, और यहाँ मोहब्बत की वादी में आए जहाँ हर एक ने अपने फूल निशावर की उनकी तरफ। मोहब्बत की वादी इसलिए भी आप इसके पस मंज़र में जाए ना, तारीखी पस मंज़र जी, कि वहाँ पे उनसे न इनका सिखों का मज़हब मिलता है, न उनकी लैंग्वेज मिलती है, न उनका कल्चर मिलता है, न उनकी ज़मीन जो है, इनकी ज़मीन जो है सिखों की ज़मीन पाकिस्तान में जो है ना वो हमारे बाबा गुरु नानक की ज़मीन है, और वहाँ पे पैदा हुए और वहीं पे ही रहे। हमारे चौथे गुरु का स्थान भी जो लाहौर में है, 5वें गुरु की शहीदी स्थान है भाई जोगा सिंह पेशावर में। तो ये सारी जो है ना तहजीब सकाफत पंजाब की और सिखों की एक ही है, लैंग्वेज एक ही है, चीमे चट्ठे बरार संधू सिद्धू सब उधर भी हैं इधर भी हैं। तो ये जो है ना आपस में जो है ना बहुत सारा जो है ना, और फिर सबसे ज़्यादा जो है ना मजहबी तौर पर
अल्लाह की वदानत जो है सिखों के पास भी और इस्लाम में मुसलमानों के पास भी। तो बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, इसलिए यहाँ प्यार आपस में इनका ज़्यादा बनता है। ठीक है, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ नफरत मिल रही है, तो वहाँ तो उनका है ही नहीं ना। बिल्कुल, असल में मैं आपको ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्दी है। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये लंदन डिक्लेरेशन जो 2020 रेफरेंडम जो अभी आ रहा है 2020 में, इसमें आर्टिकल 3 जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, तो उसमें आर्टिकल 3 में इंडिजिनियस जो नेशंस है ना, उनको ये हक हासिल है कि वो अपने आज़ादी के लिए जो है ना वो मूव करे अक़वाम मुत्तहिदा में। ठीक है, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आर्टिकल 1 में यूएनओ में वैसे भी दी हुई है जी। तो पंजाब जो है, सिख जो है, ये इंडिजिनियस नेशन में आते हैं, क्योंकि इनका कल्चर भी अलग है, मज़हब भी अलग है, कौम भी अलग है, तहजीब भी अलग है, सकावत भी अलग है, जमीन तो डर है वहाँ की गवर्नमेंट को, डर है कि जो ये एक तहरीक चल रही है आज़ादी की, खालिस्तान जो मूवमेंट है, ये अब कुछ मंतकी अंजाम पे पहुँच रही है। ये तो अभी तेज़ हो गई ना, मुझे तो कुछ और याद आ रहा है ना। अच्छा, चले मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारी बातें आप ऑनर कर देंगे तो फिर तो कोई अच्छा नहीं होगा ना। बस लोग कहेंगे देखिए जी जनाब ये यहाँ पे मीडिया पे आके जो है ये तहरीक की बातें कर रहे हैं, इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। वहाँ सिखों के दिल दुखे हुए और मनमोहन सिंह ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिखों से 84 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, या जो है वो सिखों के खिलाफ जो एंटी वायलेंस जो ये सारी चीज़ें हुई, जो इंदिरा के असैसिनेशन के बाद, सिखों से माफ़ी नहीं मांगी आज तक। तो इसलिए सिख लोग जले हुए हैं। मैं आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख लोग जो है वो जले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी। टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, उसके अलावा 100 डेज़ पर भी बात हो रही है। हलीम आदिल शेख साहब, ये 100 डेज़ पर तो आपसे हमने स्टार्ट में बात की, और ये लास्ट सेशन हमने पूरा इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे निकाला। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो कश्मीर का इशू है, और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इजहार किया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में गो के वो एक डिक्टेटर थे, उसके बावजूद हम जो है वो किसी हल तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो हल जो है आगे जो है वो नहीं बढ़ सका। आप क्या समझते हैं, आप पूरी उम्मीद हैं कि इस दौर के अंदर इंशाल्लाह, हम तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपनी टाइम पूरे करे, इसके अंदर जहाँ हम सूबे की बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब सूबा भी बन जाएगा, तो उस तरह कश्मीर का हल भी जो मुतवक्को है? देखिए, बात यह कि डायरेक्शन देखी जाती है और कमिटमेंट देखी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नज़रिए के साथ आए, हमने कहा कि कौम से सच बोलना है, किसी को अंधेरे में नहीं रखना, और जो भी पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं हमने अपनी सफारतकारी बेहतर करनी है, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी है, हमने कहीं दोस्ती भी करनी है और कहीं अपने आप को खड़ा भी करना है सामने। और देखिए उसका फ़र्क देखा आपने, पहले तो 5 साल का हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं था, आखिरी को 4-6 महीने के अंदर वज़ीर ख़ारजा रखा। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पहले कभी भी जब ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमतें और हमारी अफवाज, हमारे इदारे ये एक पेज पर नहीं हुआ करते थे, और लगता था कि ऐसे एक दो लगता था 2 पोल पे, जबकि ऐसा था नहीं, होना नहीं चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इत्मीनान नहीं था एक दूसरे के ऊपर, मतलब 2 पार्टी से लग रही होती थी। पहली दफा ये काफी अरसे बाद कि हमारे इदारे, जिसमें सबसे बड़ा इदारा मतलब गवर्नमेंट के साथ हमारे इदारे, आर्मी है, जुडिशरी है, ये सब अवाम की तो है ना, गवर्नमेंट मतलब अवाम सब एक पेज पर है। और मैं समझता हूँ कि ये सख्त फैसले, जब वो फैसले जो अरसा दराज से पड़े हों, तभी इकट्ठे होते हैं कि जब अवाम, गवर्नमेंट, हमारे इदारे एक पेज पर हो। तो मैं समझता हूँ अब जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह कश्मीर का इशू क्यों ना हो, हमारे पानियों का इशू क्यों ना हो, हमारे खारजा पॉलिसीज मुख्तलिफ मुल्कों के लिए क्यों ना हो, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम देखें ना, ट्रंप को किसी ने खोल के इस तरीके से जवाब दिया, यहाँ तो ढूंढते थे कि बात किसने करनी है, वो शायद उसे आ जाओ अंग्रेजी में गल करनी है, बात है ये भी हमने देखा ना, सब कुछ हुआ। जिस अंदाज से खोलकर ट्रंप ने जब बात की कि जी डू मोर और आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसा वही लीडर कर सकता है जिसके पैर जमीन में होते हैं, जिसके दिल अवाम के साथ धड़कते हैं, जिसकी अवाम के दिल उसके साथ धड़कते हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह करेगा, हम कोई नहीं कह रहे हाथम ताई की कमर पर सब कुछ 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह
मैं समझता हूँ कि ये 5 साल में पाकिस्तान 50 साल आगे चला जाएगा। आज इन 70 साल में इन्होंने 700 साल पीछे कर दिया था। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो काम जो 50 साल में इन्होंने सोचे नहीं होंगे वो इस 5 साल में आपको होकर नजर आएंगे, लेकिन बेहतर अंदाज में होंगे, कौम को साथ कर लेकर होंगे, इदारों को साथ लेकर होंगे, खुफिया मीटिंग में नहीं होंगे, खुफिया तरीके से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा उसकी पूरी कौम को इत्मीनान। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ ब्रिगेडियर साहब, ये जरा इस पर हम फिर आपके 100 डेज के हवाले से ख्यालात भी जानने हैं हमने। कश्मीर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बुनियादी क्लिकिंग पॉइंट है, जो चीज़ें पाकिस्तानी कौम भी चाहती है, हम इंटरनेशनल फोरम्स पे जब इंडिया के लोगों से मिलते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ आवाम भी ये बात करती है भाई कि जिस तरह यूरोप के अंदर हम देखते हैं, और अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी मिसाल दी जर्मनी और फ्रांस की, कि जब इतना खून बहने के बाद जब वो लोग जो हैं वो आपस में बिजनेस कर सकते हैं और सरहदें खोल सकते हैं, एक करेंसी हो सकती है, तो इस रीजन के अंदर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता तो कश्मीर का मसला नहीं होगा। एब्सोल्युटली, और कश्मीर है भी कोर इशू, और जहाँ भी नेगोशिएशन होंगे कश्मीर टॉप एजेंडा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड, ये जो एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से, और जितना ही आप वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं वो करते इसलिए हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जो वो कश्मीर में जा रहे हैं, जबकि ये खुद ये सब कुछ कर रहे हैं। जब आप बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, माँ बाप को मारेंगे और ब्रूटल तरीके से मारेंगे, तो वो बच्चे इंडिजिनस जो है वो खड़े हो रहे हैं वहाँ के। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब अभी फरमाया ना जनाब कि जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जिसमें खुद इंडिया गया था जनाब, वरना तो वो हमारे पास आ जाना था पूरा हिस्सा कि भाई ये रोकें, और तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ठीक है जी, इनसे राय ले लें, रेफरेंडम करा लें कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अब जो है वो तीसरा ऑप्शन जो ओपन हुआ है कि जनाब ये आज़ाद भी रहना चाहते हैं, तो आपकी इस हवाले से क्या यही हाल है? देखें, ये हाल नहीं है। बेसिकली बात ये कि ये एक तो प्लेबिसाइट जो इन्होंने किया कि उधर आप जाना चाहते हैं, इधर आना चाहते हैं। नंबर 2, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जम्मू की, श्रीनगर की डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, और सारे जो RSS विंग के लोग हैं उनको वहाँ पर ला के बात कर रहे हैं। एक तो ये बिल्कुल ही गलत है, जिस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस नहीं। जब हमारे आज़ाद कश्मीर में हमारे पाकिस्तानी जाकर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो वहाँ का भी कानून ये है कि वहाँ नहीं कर सकते जी, तो लेकिन ये इसी तरह इनकरेज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये इस वक्त प्रॉब्लम है। सेकंड बात ये कि पाकिस्तान ने अभी भी, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, उन्होंने आके सब रिकमेंडेशन इनके खिलाफ, लेकिन ये ना ह्यूमन राइट्स को वहाँ जाने देते हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो यूनाइटेड नेशन का है वो पोस्टेड है बॉर्डर के ऊपर, हमारी तरफ से वो जहाँ मर्जी जाती है। ये अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में ये गवर्नमेंट जाती है और कांग्रेस की हुकूमत आती है, तो आपको उससे उम्मीद है कुछ? आई एम वेरी ओपन। देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट भी आए, अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आता है तो हालात मुश्किल होंगे। अगर बीजेपी के वाजपेयी साहब थे ना जो आए थे वहाँ पर लाहौर में, तो इसलिए बीजेपी इशू नहीं है, द इशू इज नरेंद्र मोदी जो RSS विंग का लीडर है, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। सरदार साहब, आपकी क्या राय है कश्मीर के हवाले से? आपकी खासतौर पर कम्युनिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये क्या कहती है जनाब? इस मसले का हल क्या है? हमारे सिख में खालिस्तान के चक्कर में, अपने आज़ाद वतन के चक्कर में यहाँ पे जरूर सोचती है, लेकिन लाजमी तौर पर जहाँ भी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आती है, क्योंकि हम लोग खुद अफेक्ट है, हमारे सिख बिरादरी अफेक्ट है उनके साथ। अगर एक मेरिट पे बात की जाए कि भाई ये तय हुआ था कि जहाँ पे जिसकी अक्सरियत होगी वहाँ पे वो मुसलमानों की अक्सरियत होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ, तो ऐसी बहुत सी रियासतें थी इंडिया के अंदर कि जहाँ पे जो है वो राजा जो थे वहाँ के वो मुसलमान थे, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत थी। वो हमारे पास नहीं है। अभी भी आप देखें बहुत से यहाँ पर भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। दूसरा, चले जुल्म हो गया, उसके बाद जो वायलेशन हो रही है मतलब ह्यूमन राइट्स की, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह लोगों को शहीद किया जा रहा है, जो जुल्म कश्मीर में हुआ है उससे वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये तो देखो, ये सारी दुनिया देख तो रही है ना, हम लोग भी चीख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, सारी दुनिया, वहाँ की मीडिया बता रही है, इंग्लैंड में बता रहे हैं, सारी दुनिया बता रही है, लेकिन उनका एक ही वो राग अलाप रहे हैं कि ये जो है ना पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है और यहाँ पे आके कर रहा है, और उन्हीं की बनाई हुई है गेम है एजेंसियों की। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम लोग तो सारे अपने आपस में ठीक है। वहाँ तो जो भी शहीद हो रहे हैं वो पाकिस्तानी झंडे के अंदर दफन हो रहे हैं। वहाँ जो मतलब वो जो लोग जो शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलियां भी दिखाते हैं, वो वहीं रहती हैं, वहीं पर हैं, वहीं के लोग हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर कहाँ से पाकिस्तान उसके अंदर जाके इंटरफेयर कर रहा है? इतनी असैसिनेशन होगी वहाँ पे, इतने मर्डर होंगे,
इतनी शहादतें होंगी तो खून तो बोलेगा ना। ठीक है, तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इंडिया को पे करना पड़ेगा इसके। चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये हम यही क्योंकि एक इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, इंसानी हमदर्दी भी है, इंसानी जानों का वहाँ जो ज़िया हो रहा है, वहाँ जो मतलब पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। वैसे तो बहुत दर्द होता है सबको, लेकिन आपको कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। रिजवान, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इंशाअल्लाह जो मैंने पहले कहा, जो कि मैं अंदर बैठा हूँ, इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए आपको इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के इस किस्म के इकदाम नजर आएंगे कि जो शायद हम सिर्फ सोचते थे, लेकिन लगता नहीं था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने बोल्ड स्टेप्स लेगी। और मैं समझता हूँ कुलभूषण हो और जो इनकी टेररिज्म या अफगानिस्तान से कर रहे हैं, इनकी हर इशू के अंदर अभी जो चाइनीज के साथ वो कौन होगा, मौजूद थे नहीं लोग, रॉब मौजूद था, ये पूरा नेक्सस बना हुआ है इनकी एजेंसीज का। मैं समझता हूँ इतने बोल्ड स्टेप्स जो ये कौम सोचती थी कि शायद कोई ना ले, वो आपको यहाँ से नजर आएंगे। और इंशाल्लाह कश्मीर का इशू और इससे रिलेटेड इंडिया के रिलेटेड तमाम इश्यूज के ऊपर हमारा भरपूर स्टैंड होगा और इंशाल्लाह उसको किसी कोने आखिर तक पहुंचाएंगे। सरदार साहब, मैं थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कैसी लग रही है आपको इमरान खान की गवर्नमेंट जनाब? बस हालात जो हैं, फाइनेंस जो है, डॉलर बढ़ गया है, 100 दिन के वादे थे उसमें से ज़्यादातर पूरे नहीं हुए हैं। अभी जुमा 8 दिन, अभी इनको टाइम चाहिए जो है ना, टाइम मिलना चाहिए इसको। लेकिन मेरे को दुख एक बात का है इमरान खान की गवर्नमेंट से जी, ये जो लोगों को जो उन्होंने डिस्पेल कर रहे हैं, इनको अपने दुकानें तोड़ रहे हैं यहाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन जो है ना, इनको पहले मुतबादल तो दो ना आप, जो है ना, बेरोजगार कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं, लोग गरीब मर रहे हैं, उनके दुकान करोड़ों रुपए तबाह हो रहे हैं, उनको कई मुतबादल बिठा के पॉलिसी बना के। रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है और उसका काम है कि ठीक, लेकिन सर मसला ये था कि टारगेट दिया गया ना 15 दिन में जगह खाली करवाएं, हंगामी तौर पे करना पड़ा ना। ऐसे शाही आर्डर जो है से बड़े नुकसान हुए हैं ना, ऐसे लोग दिल दुखे है। अभी जो पहले जो बोलते थे भाई तब्दीली के लिए वोट दो, तब्दीली को वोट दो, तबदीली आएगी, तो बोला अभी ये तब्दीली है हमारी। तो कसम सच्ची बात है, सच्ची बात करूं, मेरे को कुछ नहीं है जो है ना, मैं कोई सियासी भी बंदा भी नहीं हूं, मेरे किसी पार्टी सियासत से वास्ता भी नहीं है। वोट मैंने इनको दिया था पीटीआई को, लेकिन सियासत में मैं अगली बार भी देंगे वोट पीटीआई, प्रैक्टिकल में नहीं, अगली बार वोट देंगे, कारकर्दगी देखेंगे। मैं थोड़ी एक चीज सरदार साहब ने फरमाया, इनकी दिल की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि जो कुछ हो रहा है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सामने रख के मेयर कराची इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किरदार सिर्फ वो जवाब आप दिया ट्रंप को ठीक है, तो सारे एक्शन वही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे, उसी की बुनियाद पे पीटीआई खुद कर रही है। अपने इनिशिएटिव जरा कम नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारे इनिशिएटिव मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो क्या कहना चाहिए, हमने पंजाब में हमारे हैं जो हमने कुछ जैसे इस्लामाबाद की बड़ी ग्रीन बेल्ट थी, सारी खाली कराई है, बड़े बड़े लोगों से खाली कराई है। खान साहब ने पहले दिन से कहा हुआ है कि किसी का गरीब का घर नहीं गिरना चाहिए। ये यहाँ जो कुछ हो रहा है, ना हमारी सिंध में गवर्नमेंट है, ना केएमसी हमारी है, ना सुप्रीम कोर्ट हम है, इसमें तो हमें भी उतना ही अफसोस है और हम कहते हैं हमें क्या करें। कल भी हमारी मीटिंग थी हमारी एमपीएस की, हम सब इकट्ठे थे, हम सब क्या करना चाहिए। तो ये बड़ी गलत एक डिसइंफॉर्मेशन है हमारे खिलाफ। कोई शाही फरमान इमरान खान का नहीं है, कोई बता दे कि जी उन्होंने कहा होगा सब तोड़ दो, ठीक है, इलीगल जो काम है, कब्जा ग्रुप है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कराची में जो हुआ ये ज्यादती, बिल्कुल जो इलीगल जगह है वहां से तो खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। चाइना कटिंग, बिल्कुल चाइना कटिंग जो सब पे कब्जा वो सब हटना चाहिए। लेकिन कोई थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि हर शख्स के साथ उसकी फैमिली है, पेट लगा हुआ है। बात ये है कि आपको चाहिए को दे शुड गॉन टू स्पीच सुप्रीम कोर्ट अगेन, और उन कहते हैं जी 3 महीने 6 महीने का टाइम दे, लेट हम इनको जगह देते हैं, अलॉट करते हैं, इनको मालिकाना हकूक देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लोग खुद ब खुद शिफ्ट होकर चले जाएंगे और फिर करते हैं करोड़ों का नुकसान। ये आई थिंक वो वी शुड हैव बीन वेरी माइंडफुल, जो कि चीन के यहाँ कराची के मेयर को भी ख्याल करना चाहिए था। सर आप ये फरमाएंगे कि वक्त कम है, आप डायरेक्टर नैब भी रहे हैं, लोग 3-3 साल से 2-2 साल से अंदर हैं, केसेस चले जा रहे हैं, अभी तय नहीं हुआ है कि जनाब ये वाकई कसूरवार हैं या नहीं है। और फिर जो वज़ीर आज़म ने खुद भी फरमा दिया, नैब की कारकर्दगी अपनी 100 डेज की तकरीर में उन्होंने कह दिया कि जनाब 6% या 8% का रिजल्ट आ रहा है। तो ये कैसे जो है रेफरेंसेस बन रहे हैं, ये कैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है कि आप साबित ही नहीं कर पा रहे? रिजवान, प्रॉब्लम है नैब की इशू है कि ये एक तो इनकी बहुत ओवर वर्कड है, कैपेसिटी उतनी नहीं है जितने केसेस हैं। अगर आप तपेदार के
फिर इंस्पेक्टर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के भी केसेस लेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास कहाँ मेगा करप्शन केसेस का टाइम रहेगा? सर कराची जेल, आप मेरे कराची सेंट्रल जेल आप मेरे साथ चले, मैं गया भी था पिछले दिनों, मैंने वहाँ पे जाके लोगों से मिला, कैमरा तो अलाउ नहीं था, मैं पर्सनली तौर पे लोगों से मिला, लोग 3 साल से वहाँ पे रहे, 4 साल से वहाँ पर रहे, 2 साल से वहाँ पर रहे, और उनकी सिर्फ डेट मिलती है और फिर अगली डेट मिलती है, तारीख पे तारीख मिल रही है, सिर्फ फैसला नहीं हो पा रहा। और कोई अगर वहाँ पे आप सोचें कोई मुजरिम नहीं है, किसी के साथ ज्यादती हुई है और किसी के 4 साल वहाँ गुजर गए, तो कौन जिम्मेदार होगा बाद में? अगर वो 50 तो कौन देगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ मेगा करप्शन केसेस जो नैब को है ना 50 करोड़ के, 25 करोड़ से ऊपर के, दे शुड बी हैंडल। और फिर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप और लोग लें, चेयरमैन नैब को वाहिद है जिसको ऑथराइज्ड है, किसी को हायर कर लें, फॉरेनिक एक्सपर्ट को ले लें, बैंकिंग एक्सपर्ट को ले लें, किसी को ले लें। सरदार साहब ये सियासतदान तो आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो इनका तो शुक्रिया है ही है, लेकिन हम तीनों शायद मिलकर इनका ज्यादा शुक्रिया अदा कर देते हैं कि आप जो है वो खासतौर पे तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में, बड़ी इज्जत अफजाई आपने की हमारी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू भी की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं एक और वेरी क्विक, ये जो है वो इमरान खान क्रिकेटर, सिद्धू क्रिकेटर जी, लेकिन एक क्रिकेटर आप भूल रहे हैं जो महाराजा पटियाला भूपेंद्र, इसने भी करतारपुर साहब गुरुद्वारे बनाने के लिए बहुत से पैसे दिए थे जो है ना 1910 में या 1912 में, उसका नाम नहीं आ रहा है, उसका भी नाम इसमें जो बस आपने ले लिया ना तो अब नाम ही नाम होगा उनका। अली मादी शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ लाए, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपको भी शुक्रिया, सरदार साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सवाल पाकिस्तान का।